हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी इस कोर्स में जो कुछ भी अभी तक हमने किया है उसको एक समरी बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं। इस पर भी डिस्कशन करते हैं क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। देखिए, हमने जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का कोर्स है। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कशन शुरू किया कि प्रोग्राम होता क्या है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने चूज़ किया C++ को, उसका एक कंपाइलर का इंट्रोडक्शन किया और डेफ कंपाइलर फिर हमें बताया क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद लैंग्वेज एलिमेंट्स पे चले गए। लैंग्वेज एलिमेंट्स में शुरू हुआ काम सर वेरिएबल। जी बोलिए। सर बोले बेटा सर थोड़ा बोले। लाउडली बोलें, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सर थोड़ा लाउडली बोलें, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, पंखा बंद करता हूँ तो इससे आएगी फिर, ठीक है। C++ में कैरेक्टर सेट पहले डिफाइन किया। एस्केप सीक्वेंस को डिस्क्राइब किया। फिर और आगे बढ़े और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जानिब। उनको डिफाइन किया। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को फिर आगे डिटेल लेने चले गए। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में सिलेक्शन लॉजिक पे बात हुई और सिलेक्शन लॉजिक के एलिमेंट्स इफ पे डिस्कशन हुआ और फिर स्विच पे डिस्कशन हुआ। फिर इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट पे डिस्कशन हुआ। फिर इसके बाद और आगे बढ़े और लूप पे चले गए। फॉर लूप पे डिस्कशन हुआ। फिर वाइल लूप पे डिस्कशन हुआ और एक और लूप था डू वाइल, इस पे डिस्कशन हुआ। इसके बाद और आगे चले गए, एरेज पे डिस्कशन हुआ और एरेज की डिफरेंट टाइप्स बताई, लीनियर, टू डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सो ऑन। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं फंक्शंस की तरफ। तो देखिए, इतना मटेरियल अच्छा खासा है जो कवर हुआ है अभी तक। जी, यहाँ तक सब एग्री कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, याद आ रही हैं आपको? अच्छा, अब अपने माइक जिसको कहूँ मैं ऑन करे और जो सवालात करूँ उसके सवालात के जवाब दें।
जी मोइस, अब्दुल मोइस। यस सर। इस प्रोग्राम की डेफिनेशन, प्रोग्राम के बारे में कुछ कहिए थोड़ा बहुत। सर प्रोग्राम लाइक बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ कोड्स होता है प्रोग्रामिंग में। जो कोड्स वगैरह होते हैं इसके अंदर ये है कि लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसको जो है वो सोर्स कोड होता है, फिर सी जैसे हमने कंपाइलर जो इस्तेमाल किया, फिर उससे जो है वो C++ फाइल बनती है, फिर एग्जीक्यूट फाइल बनती है। प्रोग्राम के अंदर फिर ये होता है कि हम कंपाइलर पे आ जाते हैं, फिर इंटरप्रेटर पे आ जाते हैं। सारा तो कंपाइलर आप सारे डिफाइन ना करें, बस सिर्फ आप प्रोग्रामिंग तक रहें और उस पर जो भी एप्लीकेशन आप ले लें। सर प्रोग्राम में बेसिकली ये कह सकते हैं कि मेरे लिहाज से ये है कि कलेक्शन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कोड्स कह सकता हूँ मैं। सही है, बहुत अच्छा जवाब दिया है अब्दुल मुइज ने कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना। इसको ये डेफिनेशन, पहली इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन, दूसरी इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन और आखिरी इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन। इसका नाम रख दिया हमने, इन इंस्ट्रक्शंस को एक फाइल में जमा कर दिया। इसका नाम हमने रख दिया सपोज फर्स्ट प्रोग्राम .cpp। इसी को हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, इसी को हम कोड कहते हैं, इसी को हम इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, C++ की इंस्ट्रक्शंस हैं। इसी को हम प्रोसीजर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, CPP में। इसको पैस्कल में भी लिख सकते हैं, इसको जावा में भी लिख सकते हैं, इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त लिखा हुआ है C++ में। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बीच में एक फ़ाइल बनती है यहाँ से, और इसके बाद एक और फाइल बनती है। 2 स्टेजेस में ये फाइलें बनती हैं। जी, मेरा सवाल है ऐमन ज़हरा से। ऐमन अनम्यूट कर लें, और बाकी लाइन से सारे लोग अभी अपने आप को तैयार रखें, एक एक करके सबने अनम्यूट होना है। जी ऐमन, अब ये बताएं, ये जो जब मैंने इसे कंपाइल किया तो बीच में एक फ़ाइल बनेगी, उसका नाम, और उसके बाद आखिरी स्टेज पर एक फ़ाइल बनेगी, उसका नाम क्या होगा? फाइल बनेगी, उसका नाम जैसे ये एग्जीक्यूट होगा। ये फाइलें बनेंगी ना स्टेजेस वाइज। जब मैं कंपाइल करूँगा तो एक फ़ाइल और ये बन जाएंगी, और इसके बाद इस फाइल का नाम क्या होगा आखिरी में जो बनी है, इस फाइल का नाम। इसका नाम अगर firstprog.cpp है तो इसका और इसका नाम बताना है मैंने। जी, ऑब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड। पूरा बताएं। हाँ पूरा बताएं, सही बता रही हैं, लेकिन नाम बताएं, फाइल का नाम। खुद ही सेव हो जाएगी फाइल। सर आई थिंक object.cpp। इसका नाम बनेगा एमन firstprog.obj, ठीक है। और इसका नाम कोई बताएं, एमन आप ही बताएं। इसका फर्स्ट काम डॉट सोर्स। हाँ अफसा। जी सर। जी बताएं।
पता ही नहीं उन्हें। कोई भी बताना चाहे रेज हैंड कर ले। सर एग्जीक्यूट हाँ, कौन? हफ्सा बता रही है, ठीक है। हाँ बताएं, क्या बोल रही हैं हफ्सा? सही बोल रही हैं? एग्जीक्यूट नाम बताएं पूरा। सही है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी ये। इसका पूरा नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम ये है, इसका ये है, इसका क्या होगा? बहुत आसान सी बात है जी। तलहा आप बता दें। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एक्जी फाइल। तो बेटा नाम देख के सीक्वेंस में भी बता सकते थे। इसका नाम मैंने कहा फर्स्ट प्रॉक डॉट cpp, इसको कह दिया फर्स्ट प्रॉक डॉट obj। तो ये सीक्वेंस क्या कह रही थी? फर्स्ट प्रॉक डॉट exe। फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल। तो ये फाइल्स बनेंगी ये। अच्छा, अब्दुल मोइस के बाद दूसरा सवाल मैंने किससे पूछा था? सर हैंड डाउन कर लिया। हाँ नीचे कर लो, ठीक है। अब्दुल मोइस के बाद मैंने ऐमन से पूछा था। अच्छा, और ऐमन के बाद मैंने हफ्सा से पूछा था। लेकिन सबके आंसर मुनासिब आए, कोई इतना बुरे आंसर नहीं है खैर। लेकिन याद रखें कि ये कोई भी आप नाम रखेंगे ना, पहली दफ़ा ये नाम आप रखेंगे फर्स्ट टाइम जब CPP बनाएंगे आप। जैसे एरे का प्रोग्राम है, एरे इंसर्ट का प्रोग्राम है, या लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, तो आपने लीनियर सर्च का प्रोग्राम का नाम रख दिया लिन सर्च डॉट cpp। ये बनेगा लिन सर्च डॉट obj, ये बनेगा लिन सर्च डॉट exe। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में कंपाइलेशन प्रोसेस में ये तीनों फाइलें आप वहाँ सर्च करिएगा, फोल्डर्स में बनी हुई होंगी। तो ये तो प्रोग्राम का एक नंबर 1 कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, जावेद खान, जावेद अनम्यूट कर लें, वरना फिर तैयार हो जाएं वेटिंग रूम में जाने के लिए। जी जवाद अहमद। यस सर। अच्छा जनाब। यस सर, बोलिए। जावेद खान बोल रहे हैं? जी जावेद खान। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ नाम बताइए। नहीं सर, जवाद अहमद बोल रहा हूँ। अच्छा, जवाद अहमद बोल रहे हैं। जावेद खान ने भी अनम्यूट किया था, लेकिन सर वो जवाद अहमद। जी जवाद आप बता दीजिए। जी जवाद। जावेद तो कुछ बोलते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता। जावेद आप अगर कुछ माइक में प्रॉब्लम है, सर ये C++ होती है, आप मुझे टाइप जावा होती है, पाइथन होती है, आर होती है, कोटलैन होती है, इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम इन्होंने बताए जवाद में। इसमें इन्होंने कहा C++ होता है, और बोलते जाइए जवाब मैं लिख रहा हूँ। और जावा आपकी होती आवाज है, में डिस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, जावा होती है, और नाम बताते जाइए। सर पाइथन पाइथन तो आर भी आपने बताया था, ठीक है, तो कोटलैन भी होती है, इस तरह डिफरेंट लैंग्वेज होती है। फोर्ट्रान भी होती है, पैस्कल भी होती है। ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस थी। अच्छा, ये जवाद का आंसर यस सर। और जवाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशंस बता सकते हैं? सर क्लासिफिकेशन सर समझ नहीं आया, थोड़ी बहुत आती है लेकिन कैटेगरीज में हम डिफाइन कर दें, प्रोग्रामिंग मैं बता को क्लासिफाई कर देते हैं। दूँ। इन कैटेगरीज में ठीक। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासिफाई कर देते हैं, उन कैटेगरीज का नाम बताना है। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई सारी, लेकिन इनमें से कुछ पहली कैटेगरी में चली आती हैं, कुछ दूसरी में चली आती हैं, कुछ तीसरी में चली आती हैं। तो 3 कैटेगरीज बताई थी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो बताना है। सर वो वाली सर कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं, वो तो नहीं। वो तो बेटा नीचे आएगा, 6 नंबर पे आएगा वो तो। जी अरसलान, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? जी बोलिए। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये है हाई लेवल लैंग्वेज,
लो लेवल लैंग्वेज, और भी एक लेवल और होता है सर हाई इसके अलावा आई थिंक असेंबली बाइनरी लेवल। ऊप क्या होता मिड ही है? है ये, हाई और लो हो गई है और मिड मिड रह गई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ठीक है। सही सर। ठीक है, ये ऊप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ठीक है, ये होती हैं ये, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं और सर हम जो इन, पढ़ रहे हैं वो आई थिंक C++ है ना, वो भी हाई लेवल में आती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में मैं कुछ खास लैंग्वेजेस के नाम बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा भी है और C++ भी है, C# भी है, Kotlin। विजुअल बेसिक भी है, ठीक है, ये सब हैं। सर वो हाई लेवल में ही है सारी। ये हाई लेवल से थोड़ा सा अबव कैटेगरी में आ जाती हैं। हाई लेवल हम उनको कहते हैं जिनमें वो फंक्शंस वगैरह तक आते हैं, लेकिन फंक्शन से ऊपर बनते हैं वो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे चली जाती हैं। और लो लेवल की भी 2 कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली है, एक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लर्निंग नहीं है ये मशीन लैंग्वेज है। ये कभी आप मशीन लैंग्वेज मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल करता है। और असेंबली लैंग्वेज, नाम पूरे पूरे लिख लो 100 वाली ना, जी। मशीन वाली जो है वो 100 इस तरह बस, करके। ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज की भी 2 कैटेगरीज हैं, मशीन लैंग्वेज। तो ये लेक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही हैं, कुछ चीज़ें उसमें हो सकता है नई भी इंसर्ट हो रही हैं। तो Yes, सिर्फ sir। आगे बढ़ना ही नहीं होता कि हम आगे बस लिए हुए और आगे ही क्या सबक पढ़ते चले जाएं। पुराने सबक को थोड़ा थोड़ा सा करके भी इसको स्ट्रेंथ देना, ये भी पार्ट होता है लर्निंग का। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये मैं नाम नोट कर रहा हूँ। जो लोग जवाब दे रहे हैं ना, ये नहीं ये समझे क्विज हो रहा है आपका। जो लोग जवाब दे रहे हैं, मेरे पास मैंने मोबाइल फोन के ऊपर टाइपिंग मोड खोला हुआ है, नोटपैड, और मैं ये सबके नाम नोट कर रहा हूँ जो सही जवाब दे रहे हैं अपने, ठीक है ना। ये एक तरह का क्विज समझिए आप, क्योंकि जब मैं मार्किंग्स बनाऊंगा, फाइनल ग्रेडिंग करूंगा, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्विज हो नहीं पा रहा अभी तक, उसको भी मैंने फैसल बहादुर को कहा हुआ है, रोज़ कह रहा हूँ कि भाई LMS के ऊपर कुछ कर दो हमारे, ताकि हम अपने क्विजेस जो हैं वो आगे बढ़ाते चले जाएं। तो क्विजेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपका फेस मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरा फेस आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये 1 to 1 कन्वर्सेशन तो हो रही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है 1 to 1 कन्वर्सेशन जो है। इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बात करने का तरीका आता है, सलीका आता है बात करने का। तो अब तक जवाबात आ गए और तकरीबन अच्छा खासे सही जवाबात आए हैं। अब्दुल मुईज़ ने, अहमद ज़हरा ने, हफ्सा ने, जावेद खान ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी जावेद खान अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अभी मैं सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी मार्किंग चली जाएगी वरना फिर। अच्छा, अगला सवाल फिर अब काचन से होगा। अगर जावेद खान ने माइक ऑन नहीं किया तो काचन से सवालात करेंगे हम। जी काचन। खालिद अली नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं। काचन ने माइक ऑन कर लिया, ठीक है। अच्छा काचन, आप ये बता दें कि ये जो हमने कहा है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, तो जो असेंबली लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है और मशीन लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है, उसका नाम बता सकती हैं? काचन कुमारी। नहीं पता। खालिद अली। यस सर। जी खालिद अली, सवाल सुन लिया? सॉरी सर, नहीं पता है मुझे इसका। जोर से बोलिए खालिद। सर नहीं पता है इसका मुझे। बेटा ये तो अब किसी को भी पता है, रेज हैंड कर लें। सवाल रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने। एक सवाल है मेरा ये कि मशीन लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसका नाम बताना है, और दूसरा सवाल है असेंबली लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसका नाम बताना है। पहला जवाब के लिए हाथ उठाया है जवाद ने। मशीन लैंग्वेज के कंपाइलर का नाम बताना है जवाद। जी जवाद।
सर वही जो आपने बताया था C++ वाला बोल्ड एंड क्या कह रहे हैं? सर वही जो आपने डाउनलोड करवाया था बोल्ड एंड कंपाइलर वाला। नहीं बेटा, ये C++। मशीन लैंग्वेज का कंपाइलर नहीं है ये। हफ्सा आप बताएं। सर असेंबलर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसे असेंबलर कहते हैं। ठीक है, हफ्सा का आंसर बिल्कुल। यहाँ तो आप असेंबलर लिख लें। ये जो बातें भी मैं समझा रहा हूँ ना, या तो इसकी पिक्चर ले लें इस स्लाइड की। असेंबलर कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज के कंपाइलर को असेंबलर कहते हैं। और अरसलान बताएंगे मशीन लैंग्वेज के कंपाइलर को क्या कहते हैं। जी कोई भी बता दे। सर आई थिंक उसको सिर्फ कंपाइलर ही कहेंगे। सर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर सर इंटरप्रीटर कहते हैं, इंटरप्रीटर कहते हैं। किसने आंसर दिया ये? सर ख्वाजा इब्राहिम। ख्वाजा इब्राहिम ने। नहीं, ख्वाजा इंटरप्रेटर नहीं कहते हैं। सर डिसअसेंबलर कहते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के और मशीन लैंग्वेज के कंपाइलर को डिसअसेंबलर कहते हैं। बेटा ये तो टर्म ही मैंने आज पहली बार सुनी जो आप बता रही। सर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो मैं इसीलिए इस फोकस भी कर रहा हूँ। सर कंपाइलर ही बोलते हैं मेरे ख्याल है खाली। और कोई भी हिम्मत करे नीचे से जो बाकी। जैन कुछ बोले थे आपने, जवाब दिया था कुछ? यस सर मैंने कंपाइलर ही कहा था। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो कि मशीन में कंपाइलर की जरूरत नहीं होती। ओह यस, वो तो असेंबली में करेंगे। भाई मशीन लैंग्वेज तो बस वही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। आपके सर्वेंट की लैंग्वेज भी उर्दू है और आपकी लैंग्वेज भी उर्दू है। तो जब आप उसे काम समझाएंगे तो उर्दू में समझाएंगे, उर्दू में समझ जाएगा। किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत होगी तो होगी नहीं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में कर रहे हैं और कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज ही जानता है तो किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ लिख लें इसके आगे, नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। नो ट्रांसलेटर यहाँ लिख लें, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज के दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक को कंपाइलर कहते हैं, एक को इंटरप्रेटर कहते हैं। वो अपनी जगह पर हैं। और जैसे C++ में हो सकता है कंपाइलर भी हो और इंटरप्रेटर भी हो, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस के जैसे R के इंटरप्रेटर्स होते हैं। ठीक है ना, ये मतलब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होती है। ट्रांसलेटर में जो मेन डिफरेंस है, ख्वाजा इब्राहिम महर जवाद से सवाल है। अगला सवाल है मेरा महर जवाद से। जी महर, पता नहीं क्यों उत्तर देती है। हाँ महर, ये बताएं कि इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में क्या फ़र्क है? सर जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में दोनों ही ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं। सही है। लेकिन जो है अगर जो है इंटरप्रेटर में हो तो जो है वो लाइन बाय लाइन साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रांसलेट होता है। लेकिन जो है कंपाइलर में वो पूरा साथ कंपाइल हो जाता है। और इंटरप्रेटर जो है कंपाइलर के कंपेयर में जो है वो स्लो है। सही है, सही है। कुछ बातें तो सही बताई हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब हमेशा स्टूडेंट जो है ना वो उसमें यही जवाब देते हैं और यही जवाब उनका सही नहीं होता। जो पहली बात इन्होंने कही कि लाइन बाय लाइन होता है, सही है, लाइन बाय लाइन होता है। वो तो दोनों में ही होता है लाइन बाय लाइन। तो भाई देखो ना, मैं अगर इंग्लिश में एक ख़त लिख दूंगा तो जब मैं कोई भी ट्रांसलेशन करेगा तो लाइन बाय लाइन ही तो करेगा, एक साथ पूरा पढ़ कैसे लेगा? वो तो पढ़ेगा ही लाइन। तो ये तो लफ्ज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं, लाइन बाय लाइन होता है। लेकिन इन्होंने एक बात सही कही है खैर कि ये स्लो होता है। इंटरप्रेटर जो है वो स्लो होता है, कंपाइलर थोड़ा फास्ट होता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। और कोई भी कुछ कहना चाहता है तो कह ले, क्योंकि मैं बजाय इसके कि मैं कहूँ ना आप लोग कहेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
सर इंटरप्रेटर जो है वो एक स्टेटमेंट को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, वाइल कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को कर देता है, होल प्रोग्राम। रैम पूरा होल मतलब कि इंटरप्रेटर में पूरा लाइन, मतलब अगर कोई मिस्टेक आ जाए तो वो पूरा प्रोग्राम पहले करेगा, फिर मिस्टेक फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन कंपाइलर एट अ टाइम बता देता है कि ये एरर है, तो वो इजी कर देता है। मैं आप लोग पहले क्लियर हूँ। जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ और रन करता हूँ, एक तो ट्रांसलेट करता हूँ और फिर रन करता हूँ, ठीक है। इंटरप्रेटर में जो है वो ट्रांसलेट और रन लाइन बाय लाइन होता है, कंपाइलर में पूरा मुकम्मल ट्रांसलेशन होता है, फिर मुकम्मल रन होता है। ये फर्क है। ट्रांसलेट मुकम्मल ट्रांसलेट कैसे होगा? ये लाइन का ट्रांसलेशन यहाँ आ गया, इस लाइन का अभी सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, इस लाइन का ट्रांसलेशन, ये सिर्फ ट्रांसलेशन, सारा ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं इस पूरी ट्रांसलेटेड फाइल को रन कर दूं, ये कंपाइलर करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहली लाइन का ट्रांसलेशन करेगा और उस पहली लाइन पे रन करेगा। मैं आसान से लफ्ज़ों में मिसाल देता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पर तुम्हारा सर्वेंट है, उर्दू जानता है, और तुमने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो यहाँ इंग्लिश में लिखी हैं। अब अगर एक तरीका काम करने का ये है कि तुमने पहली लाइन उसको बताई इंग्लिश में, ये ट्रांसलेटर था, इस लाइन को इसने उर्दू में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके ये कहा उससे कि भाई जाओ तुम कार में पेट्रोल डला के आ जाओ। तो अब वो गया और जाके पेट्रोल डला के वापस आ गया। तो अब दूसरी लाइन पढ़ी, फिर ट्रांसलेटर ने दूसरी लाइन का उसको तर्जुमा बताया और अब वो उस काम को करने चला गया। मिसाल के तौर पर अब उससे ये कहा गया था कि भाई तुम अब जो है वो कुछ खरीद के ले आओ बाजार से, तो अब वो बाजार चला गया खरीदने। तो काम साथ साथ हो रहा है इसमें, इंटरप्रेटर में। एक लाइन का ट्रांसलेट होता है, उस लाइन पे काम होता है, जब वो फारिग हो जाता है फिर अगली लाइन का ट्रांसलेट होता है, फिर अगली लाइन पे काम होता है, जब ये भी मुकम्मल हो जाता है, इस तरह ये चलता रहता है। ये कौन कर रहा है? इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर हर वक्त मसरूफ़ रहता है, आप देखें क्यों। और ये मुलाजिम भी हर वक्त मसरूफ़ रहता है इसलिए कि ये काम मुकम्मल करके आएगा तो इससे कहेगा आप दूसरी लाइन का तर्जुमा करके दो, फिर ये काम करके भी आ जाएगा। तो लेकिन अब कंपाइलर की बारी सुनिए। कंपाइलर इस लाइन का उर्दू ट्रांसलेशन लिख लेगा एक सफ़े पे, फिर दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन भी एक सफ़े पे लिख लेगा, और सारी लाइनों का ट्रांसलेशन जब मुकम्मल हो जाएगा उर्दू में, तो ये अब ये सर्वेंट को दे देगा। अब कहेगा भाई तुम जाओ, अब ये फ्री हो गया। आप देखो, अब ये फ्री हो गया। क्यों फ्री हो गया? क्योंकि पूरा ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गया, वो चला गया। अब ये पूरे काम निपटा के बाजार से एक ही दफ़ा आएगा, तो इसलिए ये फास्ट हो गया ना काम। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको पहला काम कहा, जाओ भाई पेट्रोल डला के आओ, तो ये मार्केट में जहाँ पेट्रोल पंप था वहाँ गया और पेट्रोल डला के वापस आ गया। अगली लाइन में मैंने इससे कहा नहीं भाई जाओ सब्ज़ी भी ख़रीद लाओ, तो जिस मार्केट के करीब पेट्रोल पंप था ये वहीं दोबारा चला गया और फिर दोबारा वो सब्ज़ी भी ख़रीद लाया। तो अगर ये दोनों काम इसको एक साथ बताए हुए होते तो ये फिर दोनों काम वहीं से आते हुए मार्केट से करके आ जाता। बचता टाइम नहीं बचता इसका। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं है खैर, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फ़र्क। यस सर, क्लियर हुआ है। सही है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है हर वक्त इंगेज रहेगा इंटरप्रेटर में, लेकिन आसानी देखो इंटरप्रेटर में है। क्यों? इसलिए आसानी लगती है और लर्निंग लेवल पे आसानी लगती है। ये एक लाइन का ट्रांसलेशन हुआ है अभी, अगर नहीं, कंपाइलर की बात बता रहा हूँ। कंपाइलर में सारे एरर एक साथ आ जाते हैं। भाई इस लाइन का एरर ये भी नहीं लिख लिया, ये एरर है, फिर दूसरी लाइन में एरर आया वो भी लिख लिया, सारे एरर लिख लिए और सारे एरर एक साथ बता दिए मुझे कि भाई इन लाइनों में एरर है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेज़ी की गलतियाँ थी अगर कोई, या उसकी ट्रांसलेशन को उर्दू में बन नहीं रही थी, तो इन एरर्स को क्या करना है, अब रिमूव करना है। एरर जब तक रिमूव नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं जनाब। अभी महर जवाद से सवाल था हमारा और महर जवाद ने कुछ मुतमईन किया है जवाब में, लेकिन ये कि अभी मुकम्मल तौर पर इत्मीनान नहीं हुआ
कि महर जवाद ने आंसर 100% सही दिया या नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और महर जवाद से पूछते हैं, फिर इनका नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हटा दो, ये भी हो गया ताकि स्क्रीन थोड़ी साफ रहे। अच्छा महर, ये सवाल का जवाब एक दे दीजिए, कैरेक्टर सेट क्या होता है? जी महर। सर कैरेक्टर सेट जो होते हैं वो सी लैंग्वेज में जो है वो अपर केस अल्फाबेट्स को भी कहते हैं, स्पेशल सिंबल्स को भी कहते हैं, और जो है वो वाइट स्पेस यानी जो है न्यू लाइन या टैब वगैरह को भी कहते हैं। वेरी गुड महर। देखिए किसी भी लैंग्वेज को स्पेलिंग क्या है महर तुम्हारे नाम की? MEHER है या HAR है? MEHAR। MEHAR, महर जावेद। जवाद। जवाद है, अच्छा। अच्छा, सही इन्होंने दिया जवाब कि किसी भी लैंग्वेज में, मिसाल के तौर पर उर्दू की बात कर लेते हैं, ठीक है, जब आपने उर्दू सीखना शुरू की तो सबसे पहली चीज उर्दू में क्या सीखी आपने? रूफ़ तहज्जी सीखी, ये सीखी आपने, अलिफ बे पे एंड सो ऑन, बड़ी ये तक। ठीक है, इसी तरह हर लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करेगा तो ABCZ ये कैरेक्टर्स हैं, इनसे ही तो वर्ड बनेंगे। इंग्लिश के वर्ड इनसे बनेंगे, उर्दू के वर्ड इनसे बनेंगे। तो मैं प्रोग्राम में जब अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा तो इसके लिए भी मुझे कैरेक्टर सेट चाहिए होता है। तो ये कैरेक्टर सेट क्या है? ये कैरेक्टर सेट में सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, कैपिटल A to Z। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है महर ने। और कैपिटल A से कैपिटल Z, स्मॉल a से स्मॉल z, फिर डिजिट 0 से 9, फिर स्पेशल कैरेक्टर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, स्केप सीक्वेंस बैकस्लैश और वाइट स्पेस कैरेक्टर ब्लैंक, ये सब के सब कैरेक्टर सेट में शामिल हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड पे जितने विजिबल हैं वो सब नहीं होते, खैर, क्योंकि कीबोर्ड पे कुछ फंक्शन कीज भी होती हैं, वो इस कैरेक्टर सेट का हिस्सा नहीं होती, जैसे F1 F2 F3 नहीं होती। इसके अलावा कुछ अप एरो डाउन एरो, ये इस कैरेक्टर सेट का हिस्सा नहीं होती। ये कंट्रोल कीज कहलाती हैं, होम एंड ये नहीं होती, कैप्स लॉक टैब शिफ्ट कंट्रोल ये नहीं होती। तो ये सारे जो कीबोर्ड पे नज़र आ रहे हैं ये सब कैरेक्टर सेट का हिस्सा नहीं होते हैं। कैरेक्टर सेट का हिस्सा जिनसे कोई प्रोग्रामिंग एलिमेंट बनते हैं वो होते हैं। तो सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट इस तरह का है, ये से कैरेक्टर सेट कहते हैं। और कैरेक्टर सेट से कैरेक्टर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, अच्छा अरसलान से तो जवाबात हो चुके हैं इसलिए मैं अरसलान से नहीं पूछ रहा, अब मैं जवाबात पूछ रहा हूँ मोहम्मद हसन से। जी मोहम्मद हसन। जी सर। अच्छा, कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके कुछ बनता है, क्या बनता है? कैरेक्टर को जोड़ लें अगर तो क्या बनता है कैरेक्टर को जोड़ने से? बहुत आसान सवाल है ये हसन, नहीं समझ में आ रहा हसन? सर सवाल समझ नहीं आया।
भाई कैरेक्टर्स को मैं जब जोड़ लूंगा, 2-4 कैरेक्टर्स मिला लूं अगर, तो क्या चीज बनेगी? यहाँ से 2-4 अल्फाबेट मिला लोगे तो क्या बनेगा? ये देखो देखो से मिला रहा हूँ, हसान, हे लिया, सीन लिया, अलिफ लिया और नून लिया, ये 4 कैरेक्टर मिला लूं तो ये बन गया। ये क्या है? सर एक अल्फाज बनेगा। हाँ, वर्ड कहते हैं इसको, ठीक है, एक वर्ड बन जाएगा ये। तो कैरेक्टर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द वर्ड। कैरेक्टर्स को जोड़ूंगा तो वर्ड बनेंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स को जोड़ूंगा तो वर्ड्स बनेंगे। और हसन मुझे ये बताओ, वर्ड की मैंने 2 कैटेगरीज बताई थी, उनके नाम बताने हैं। सर एक तो शायद आई थिंक वेरिएबल, हाँ, दूसरा आई थिंक कैरेक्टर। मैंने 2 मेजर कैटेगरीज बताई थी। और भी लोग हाथ उठा के छोड़ दिया करें, मुझे पता होगा कि अगला मैंने सवाल अगर उन्होंने नहीं दिया तो किससे मैं पूछ लूँ। हाँ, जी 2 कैटेगरीज वर्ड की जिसे भी आती हैं रेज हैंड कर लें। जी ख्वाजा इब्राहिम। सर इंटीजर्स। नहीं बेटा। स्ट्रिंग्स। मोइस। सर रिजर्व वर्ड होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं। वेरी गुड मोइस। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स। और कोई भी और भी कैटेगरी होती है? रिजर्व वर्ड, कीवर्ड, और भी कोई कैटेगरी होती है? टोकन वर्ड्स। टोकन वर्ड नहीं, जो असल लफ्ज है वो नहीं बता रहा कोई भी। हाँ, जो वर्ड मैं यूज करता था वो कोई नहीं बता रहा। यूजर डिफाइन कह रहे थे आप। एक्सप्रेशन। हाँ, मोइज ने सही आंसर दिया है, यूजर डिफाइंड वर्ड, यूजर वर्ड्स या यूजर डिफाइंड वर्ड। अच्छा, ये 2 तो एक ही चीज को कहते हैं, रिजर्व वर्ड, कीवर्ड तो एक ही चीज को कहते हैं। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गए। तो ये 2 कैटेगरीज हैं वर्ड्स की, कि वर्ड्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं, कीवर्ड्स भी हो सकते हैं और यूजर वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल का जवाब मैंने मेनली तो मोहित से पूछा था ना, किससे पूछा था? नाम बताएं, मैं भूल गया हूँ, नोट करने जा रहा हूँ, जिससे ये सवाल मेनली स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, हाँ मैंने उर्दू में नाम भी लिखा था इसमें, मोहम्मद हसन। और बीच में एक और भी स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बीच में इनपुट डाल दिया था आकर के, जब बात करके कुछ ऐसे ही नाम था। नहीं, सर ख्वाजा थे बीच में शायद। ख्वाजा, पूरा नाम बताएं ख्वाजा। सर ख्वाजा इब्राहिम अहमद। हाँ, ख्वाजा इब्राहिम, वो खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, सही है, ख्वाजा इब्राहिम अहमद। तो आज तो माशाल्लाह पूरी क्लास का ही नाम लग रहा है मेरी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ख्वाजा चले, आप इसको आगे बढ़ाएं बात को। अब आपका नाम तो मैं नोट कर चुका हूँ, अब मुझे इनमें फ़र्क बताएं, रिजर्व वर्ड में और यूज़र वर्ड में। कुछ एग्जाम्पल से बता दें अगर डेफिनेशन नहीं बताना चाहते या नहीं आती। कुछ बता दें, कुछ यूज़र वर्ड के नाम बता दें जो अब तक मैं यूज़ करता भी रहा हूँ, उनमें से। सर फिलहाल तो ज़हन में नहीं आ रहा। और कोई? आप म्यूट कर लें। अंडरस्कोर, लेटर वगैरह। नहीं बेटा नहीं, वर्ड्स बना के बताने, कीवर्ड्स के नाम बताने, कुछ कीवर्ड्स के नाम बताने हैं। तो इतनी आसान सी बात है, स्क्रीन पर लिखे हुए भी हैं अभी तो कुछ कीवर्ड्स के नाम। तो सर वेरिएबल, फंक्शन वगैरह वगैरह। सर जैसे ब्रेक, इफ, स्विच, ये मतलब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपना फंक्शन होता है,
वो कीवर्ड्स वगैरह कहलाते हैं। इसके अलावा जो मतलब हम बाकी प्रोग्राम में लिखते हैं वो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स। ये शहीर ने आंसर दिया है और बहुत मुनासिब आंसर दिया है शहीर ने। वो वर्ड जो लैंग्वेज में बने बनाए जाए, तो देखो डिक्शनरी को समझो तुम, ये सारी एग्जाम्पल लैंग्वेज की जो है ना हम डिक्शनरी से ले सकते हैं। डिक्शनरी में ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनसे वर्ड बने हुए होते हैं। अच्छा, डिक्शनरी में कुछ वर्ड होते हैं बने बनाए, मिसाल के तौर पर ईट, ठीक है। या मैंने एक वर्ड देखा डिक्शनरी में, मैंने उसका नाम देखा तो वो था रन। तो ये वो वर्ड थे, इनके मायने प्रीडिफाइंड मायने थे ना, प्रीडिफाइंड मीनिंग थे इसके। ईट का मतलब सबको पता है खाना, रन का मतलब सबको पता है दौड़ना, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड्स हैं, समझिए। ये वो वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज में पहले से सेट हुए हुए हैं, ठीक है। इनके मायने पहले से प्रीडिफाइन है, इनको मैं अपने किसी काम में इस्तेमाल ना करूं, एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक ख़ास किस्म का कोई फूड तैयार किया, उस ख़ास किस्म के फूड का नाम भी मैंने ईट रख दिया। हालांकि आजकल तो लोग करने लगे हैं ऐसा काम, खैर, कि बहुत सारे वो वर्ड हैं जो इंग्लिश के किसी ख़ास नाउन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको अपनी ब्रांड का नाम दे देते हैं। खैर बहरहाल, उसने ये कुछ ख़ास किस्म का पिज़्ज़ा बनाया और उसने फिर उसको नाम दे दिया ईट का नाम। तो अब ये अगर बहुत पॉपुलर हो गया तो ये ईट के नाम से मशहूर हो जाएगा ये। तो लेकिन यहाँ पर जो वर्ड ईट इस्तेमाल हो रहा है ना, वो यूज़र डिफाइन बनाई हुई चीज़ के नहीं हो रहा है, ये यूज़र ने बनाई है ना एक चीज़। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको वो नाम ना दें जो इसका नाम है, कोई ऐसा नाम दें जो इस लिस्ट में से ना हो। लैंग्वेज में तो ये ख़ास रेस्ट्रिक्शन है, क्या कि आपकी बनाई हुई चीज़ का नाम और लैंग्वेज में बनी हुई चीज़ का नाम अलग अलग हों। जो लैंग्वेज में बनी बनाई चीज़ें हैं उनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। हमारे रिजर्व वर्ड ये हैं: इफ़, फॉर, वाइल, स्विच, मेन, ये रिजर्व वर्ड है बेटा सारे। और इस तरह की एक लिस्ट शुरू में बताई थी, तुम बुक को खोल के देखना तो ये लिस्ट पूरी की पूरी तुम्हें एक पेज पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि ये C++ के रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड वर्ड की जब बारी आएगी तो ये मैं अपने वर्ड बनाऊंगा। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कल मैंने लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाया और एक बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाया। जब मैं प्रोग्राम सेव करने लगा तो मैंने उसका नाम रख दिया LIN, लीनियर के लिए अंडरस्कोर लगाया, और srch.cpp। तो ये नाम मैंने बनाया ना, लिन सर्च। इससे इस नाम से मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये लीनियर सर्च का कोई प्रोग्राम है। या मैंने एक एरे बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया LA, और उस LA लीनियर सर्च के प्रोग्राम में लीनियर एरे के साथ मैंने एक और वर्ड बनाया था आइटम। तो ये मेरे वर्ड थे सारे, मैंने बनाए थे। आइटम किस काम के लिए? जिस चीज को ढूंढना है उसको मैंने नाम रख दिया उसका आइटम, और जिस चीज में ढूंढना है, एरे में ढूंढना था, उसका नाम मैंने रख दिया LA, और जो पूरे प्रोग्राम का नाम मैंने। तो ये मेरे बनाए हुए वर्ड्स थे, इनको कहते हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, यूजर के डिफाइन, ये शहीर का सवाल चल रहा है अभी। शहीर ने बहुत अच्छे जवाब दिया था, और शहीर अभी वापस इसी पूरा नाम क्या है शहीर? सर सैयद शहीर अहमद। सैयद शहीर अहमद। अच्छा शहीर, अब आपसे दूसरा पार्ट सवाल का ये है, मैं सवाल सोच चुका था और मेरे जहन से, मैं नाम नोट कर रहा था, जहन से सवाल ही निकल गया। यूजर डिफाइंड वर्ड, और ये तो हो गए थे मेरे। और एस्केप सीक्वेंस बता दें शहीर। ये आ गया, कैरेक्टर सेट से आगे बड़े वर्ड बन गए, वर्ड से यूजर डिफाइंड वर्ड और ये कैटेगरीज आ गई। अब एस्केप सीक्वेंस पे आ जाए। जी शहीद।
सर एस्केप सीक्वेंस अभी नहीं याद बिल्कुल भी। नहीं याद आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। और एस्केप सीक्वेंस पे कोई और भी भाई जिन्होंने अब तक सवालात के जवाब नहीं दिए हैं, अगर वो चाहते हैं उनकी सीपी अभी आ जाए, क्योंकि टाइम खत्म हो गया और आपकी टर्न नहीं आई तो आपके मार्क्स भी चले गए थे, तो इसलिए सर आप अभी खामोश बैठे हैं ना, जो लोग खामोश बैठे सर एस्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के। मुकम्मल होने दें, रुक जाएं, आप माइक ऑन ना करें, रेज हैंड का प्रोसीजर यूज करें, डायरेक्ट आंसर ना दें, ठीक है। मैंने कहा ये है अभी जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं उनके नाम लिस्ट में भी नहीं आए, और जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए जाहिर है उनकी सीपी भी काउंट नहीं हुई और उनके मार्क्स भी नहीं बने, तो इसलिए वही लोग बार बार जवाब दे रहे हैं, तो वो मैं चाहूँगा ये कि वो लोग जवाब दें जिनके नाम नहीं आए, रेज हैंड करके खुद मुझे आप अपने आप को लिस्ट में शामिल करवाएं। यावर सादिक, ये पहली दफ़ा नाम आ रहा है यावर सादिक का। जो पहले जवाब दे चुके हैं मैं कहूँगा वो लोग पहले थोड़ा हाथ नीचे कर लें ताकि मैं उन लोगों को मौका दे दूँ जिनके से सवालात नहीं हुए अब तक। यावर सादिक से सवाल करना है मैंने। जी यावर, अब आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे। एस्केप सीक्वेंस बताएं यावर। यावर आवाज नहीं आ रही आपकी, ना माइक खिलता हुआ नजर आ रहा है। आप उसमें टाइप करके देना चाहते हैं दे दें। नहीं ये आपका माइक सही नहीं है, आप मुझे टाइप करके आंसर दे दें। चलिए इतनी देर में यावर टाइप कर रहे हैं, मैं निहा ताज से कहूँगा वो समझाएं। सर जैसे स्केप सीक्वेंस है, जैसे \n वो हमारा न्यू लाइन है, \t वो हमारा एक स्पेस टेप करता है, और अलर्ट \a वो हमारा अलर्ट है, जैसे \r जो है वो पेप बजाता है, एक हमें वो देता है, और डबल बैक स्लैश जो फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो हमारे कमेंट्स के लिए यूज होता है। इस तरह के सर स्केप सीक्वेंस होते हैं। सही है, नेहा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। \t टैब के लिए है, टैब 5 स्पेसिस को कहते हैं, 5 स्पेसिस जनरेट कर देता है। \n न्यू लाइन चेंज कर देता है। फिर बोलती जाओ नेहा, बताती जाओ, मैं तो भूल रहा हूँ खुद ही। \a वो हमारा अलर्ट करता है, बीप के लिए था, और फॉरवर्ड \r जो है ना कैरेज रिटर्न होता है। कैरेज रिटर्न एंटर का बटन दबाना है ना कहीं पर भी, ये लगा दो कैरेज रिटर्न, ठीक है। और ढूंढ लीजिएगा ये सारे स्केप सीखा, और इसके अलावा स्केप डबल कोड, स्केप और स्केप सिंगल कोड, ये भी हेक्साडेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल नहीं मैं समझ जवाब मैं नहीं समझ पाया क्या कहा आपने। \xnn डेसिमल, हाँ \d सर वही \x, ये डेसिमल नंबर्स में बहुत अच्छा इन्होंने याद दिलाया, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और ये हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी देखो यहाँ आ रही है। कोई चीज़ अगर तुम्हें हेक्साडेसिमल में लिखनी है ना तो ये \x करके आप कुछ लिखोगे तो उसको ये हेक्साडेसिमल नंबर समझेगा ये, ठीक है भाई। यहाँ तक बहुत अच्छा जवाब दिया है नेहा ने, और नेहा का नाम मेरे पास पहले से लिस्ट में मौजूद है, पिछली दफ़ा की भी इन्होंने सीपी के अंदर इसको इंक्लूड किया था। और अब अगला सवाल मेरा है, मोहित आप हाथ नीचे कर लें क्योंकि आपसे सवाल जवाब हो चुके हैं। सवाल यहाँ से पूछूंगा और जैन से पूछूंगा, ठीक है। यावर का अभी तक माइक मुझे सही नहीं लग रहा है, यावर ने भी, मैं चैट बॉक्स देखता हूँ कुछ यावर ने कुछ लिखा कि नहीं लिखा। चैट डिसेबल की हुई है, आप है चैट डिसेबल की हुई है, चैट ऑन कर दे, यावर का मैसेज आया। अच्छा मैं देखता हूँ तो चैट डिसेबल हो गई तो डिसेबल अनोटेशन तो की थी बेटे, और डिसेबल चैट का ऑप्शन मुझे तो नहीं नजर आ रहा कहीं इनेबल चैट कहाँ से होगा जी। एंड वीडियो शेयर
चैट, मेरी चैट ऑन है, कोई मैसेज करके देखिए जरा मुझे। सर डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, चैट डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है। चैट इज डिसेबल सर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं देखता हूँ कहाँ से इनेबल होगा ये, मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा अभी चैट इनेबल करने का, कहाँ से होगा। सिक्योरिटी में जाऊँ, देखें अब आप। अच्छा सर इसका इनेबल मतलब हो ये गई है। होगा, ये जो अभी इन्होंने जूम में नई सेटिंग्स की हैं उसमें इन्होंने बाय डिफॉल्ट चैट इनेबल डिसेबल कर दिया सर है। ऑन हो गई, ऑन हो गया सर होगा। हो गई, ऑन हो गई है। अच्छा इतनी देर में वो अपना जवाब दे देंगे, लेकिन मैं आगे सवाल कर रहा था, किससे कर रहा था, स्वालिहा से सवाल कर जी रहा सर। था। अच्छा स्वालिहा, एस्केप सीक्वेंस तो हो गया, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के नाम बता दीजिए। जी बेटा। और यावर सादिक आपको आता है तो आप बता दीजिए। सर सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीन होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेटिव, राइट। सर आइटरेटिव को रिपीटेशन कहते हैं ना? इसको लूप कहते हैं, ठीक है, इसको लूप कहते हैं। और सिलेक्शन को कंडीशन कहते हैं, जब भी कंडीशन लिखनी होगी वो सिलेक्शन है। अच्छा ये मेरा सवाल इन्हीं से है अभी, स्वालिहा से। स्वालिहा मुझे ये बताएं, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? इस सवाल के बाद आपका नाम उस फहरिस्त में लिख लिया जाएगा जिसमें बाकी लोगों के नाम में लिख रहा हूँ। जी स्वालिहा। सर रिपीट कर दें क्वेश्चन। सीक्वेंशियल लॉजिक के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है प्रोग्राम में? अगर मैं चाहता हूँ सीक्वेंशियल लॉजिक बनाऊं तो कौन सा कीवर्ड यूज करूं? सर इफ। नहीं, ये गलत हो गया आंसर आपका। यावर आप आंसर दे दें। आप रेज हैंड करके और माइक खोल के आप तो खामोश हो गए। अच्छा कुछ चैट मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास। नहीं बेटा ये गलत दिया आंसर, मोहम्मद अली ने आंसर दिया है वाइल, गलत आंसर है। और कोई आंसर देना चाहे इस सवाल का, सीक्वेंशियल लॉजिक के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? कोई भी दे दे जवाब, अनमाइक करे, अनम्यूट करे और जवाब दे दे। सर यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन नहीं होता। कोई ना खास समय कीवर्ड तो यूज नहीं होता, वैसे इंट मेन हर चीज में तो इस्तेमाल होता है। ट्रू फॉल्स। तलहा कुछ कह रहे हैं, तलहा कहें दोबारा कहें। सर इंट मेन जो है वो हर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, वैसे कीवर्ड कोई खास नहीं है उसके लिए, सीक्वेंशियल के लिए। सीक्वेंशियल के लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये खुद ब खुद प्रोग्राम की लाइंस, मैंने जो प्रोग्राम लिखा था ये खुद ब खुद डिफॉल्ट होता है के आगे जाता है, सही है। ये खुद ब खुद पहली लाइन पे एग्जीक्यूशन होगी, फिर सेकंड लाइन पे एग्जीक्यूशन होगी, फिर थर्ड लाइन पे एग्जीक्यूशन होगी, फिर लास्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन होगी। तो एक एक करके खुद ब खुद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। किसने आंसर दिया था ये नाम बता दें, मैं लिख लूँगा। मोहम्मद तलहा सुहेल। मोहम्मद तलहा सुहेल। आपका नाम पहले लिखा था मैंने? अभी नहीं लिखा था, नहीं लिखा। मोहम्मद तलहा सुहेल। अच्छा भाई, एक नाम मैंने अभी शहीद का लिखा था, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा।
शहीर अगर अपना नाम दोबारा नहीं है, सही है, शहीर है, शहीर का नाम है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तला आप हाथ नीचे कर लें। अच्छा, सीक्वेंशियल कंट्रोल के लिए कौन से कीवर्ड यूज होते हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए है। राहील शाकिर से। जी सर। जी राहील जी बोले सर। हाँ, ये जो सीक्वेंशियल कंट्रोल के लिए कौन से कीवर्ड यूज होते हैं? सर सीक्वेंशियल के लिए कौन से कीवर्ड होते हैं सर? वो तो डिफॉल्ट होते हैं ना, आपने भी तो बताया कि वो लाइन बाय वाइज मतलब कुछ जब ये सही आप कह रहे हो, सिलेक्शन के लिए पूछ रहा हूँ। सिलेक्शन के लिए सर वो इफ और एल्स आपने वो ग्रेट वाला एक प्रोग्राम बना के दिखाया था, तो सर इफ और एल्स कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं उसके लिए। तो कौन कौन से हैं फिर सारे बताएं। सर इफ था और एल्स इफ था। अच्छा, इस था और एल्स इफ था, और भी बताएं जाए, और भी हैं राहील? सर और भी बहुत सारे, वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राहील शकील। हेलो जी हाँ, और भाई कोई बताए, इन्होंने एक जवाब तो सही दे दिया, इफ यूज होता है या इफ एल्स यूज होता है। सर सिलेक्शन स्टेटमेंट के लिए 3 होते हैं, इफ एल्स और स्विच, और इंटरेक्टिव के लिए व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। नहीं, इतना तेजी से न जाओ यार जैन, तुम तो बहुत तेज भागते हो। ये 7, 8, 9 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, 7, 8, 9, ठीक है। जो 7, 8, 9 है ये सिलेक्शन लॉजिक है। 7, 8, 9 जो है ये सिलेक्शन लॉजिक है, क्योंकि यहाँ Yes, भी sir. कंडीशन इससे बना रहे हो, यहाँ स्विच से बना रहे हो, यहाँ इससे बना रहे हो, ये तीनों सिलेक्शन है, कंडीशन है। अच्छा, अगला सवाल अब मेरा है, वसीम अब्बास। यस सर। वसीम, अब आइटरेटिव लॉजिक के लिए कीवर्ड्स के नाम बताओ। सर किसके लिए? आइटरेटिव लॉजिक के लिए। इतना आसान सवाल का जवाब तुम्हें मिला और तुम इस पर भी बैठे हो। सर वाइल्ड हाँ, वाइल्ड डू यूज होगा सर। ये तीनों हैं बेटा, 10, 11, 12, समझ में आई? तो ये 7 से लेकर और ये जो 12 तक हैं, ये 7, 8, 9 जो हैं ये सिलेक्शन के हैं, और 10, 11, 12 जो हैं ये वाइल्ड और डू वाइल। ये आइटरेटिव है, ठीक है ना। ये लूप बनाने के लिए यूज होंगे, ये लूप बनाने के लिए यूज होगा, ये लूप बनाने के लिए यूज होगा, ये लूप बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो वसीम थोड़ा सा तैयारी करो तुम, तो मैं तो समझता था तुम बहुत तेज़ी से आगे जाते हो और बहुत तेज़ी से जवाब देते हो, लेकिन तुम थोड़ा भी पीछे लग रहे हो मुझे। यावर सादिक। सर आज क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। अच्छा ठीक है, ये बेटा आज की क्लास का तो मैटर ही नहीं है, ये तो सब पुरानी क्लासों का मैटर है, आज तो कोई चीज़ पढ़ाई नहीं है मैंने। यावर सादिक। जी यावर, अनम्यूट कर लिया आपने? हाँ बोलिए, यस सर तो बोल दीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चैट बॉक्स में चैट कर दीजिए। मैं चैट पे भी अभी सामने नज़र रखे हूँ, अगर आपका चैट पे जवाब आ गया तो नाम लिख लूँगा, नहीं आया तो। अच्छा मुझे ये बताएं, फॉर का वो बताएं सिंटैक्स। नेट इशू है बेटे, चैट में तो आंसर आ रहा है, कोई इशू नेट का है तो चैट में तो आंसर आ रहा है मेरा। हाँ मुझे ये बताएं आप, यावर सादिक, आपको स्ट्रक्चर बताना है किसका? फॉर का। फॉर का सिंटैक्स बताना है, क्या बताना है?
हाँ, फॉर का सिंटैक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे सादिक ने नहीं लिखा, खालिद अली ने लिखा है। खालिद आप बोल के बता दें। चलिए। यस सर। हाँ सही, आपने जवाब टाइप तो सही किया है, बस मुझे समझा दें यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सर ये फार है, इसके आगे जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसमें हमने अपनी कंडीशन भी इसी में लिखनी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी। और सही है, बहुत अच्छा जवाब दिया है इन्होंने, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा, देखें, इन्होंने पहले तो चैट में आंसर दिया, बहुत मुख्तसर सा, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने बस ये लिख दिया फॉर, ये ब्रैकेट बना दिए और ये ब्रैकेट बना दिए। तो इज़ अ वेरी गुड आंसर। मुझे अच्छा लगा ये कि इन्होंने पूरी छोटी सी बात कही, लेकिन ये पूरी बात कहेगा ये। लेकिन लिखते कैसे हैं ये डिटेल में, और आगे चलते हैं। क्या नाम था? यावर सादे। फॉर लिखते हैं, बोलें अब ये ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, और वो 3 होती है दरमियान सेपरेटर क्या होता है? सर वो सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन होता है, वेरी गुड। अब ये 3 चीजें हैं क्या? क्या है? हमारी पहली कंडीशन है। नहीं, कंडीशन नहीं होती बेटा, कंडीशन यहाँ नहीं आती। स्टेटमेंट है सर। स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट का खास नाम है ये सर, ये इनिशियलाइजेशन है, इसमें डिक्लेरेशन। यस सर। यहाँ डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन और हो सकते हैं, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस इनिशियलाइज, दोनों काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। खाली इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, डिक्लेयर इनिशियलाइज दोनों काम कर सकता हूँ। बीच में क्या होती है? कंडीशन। हाँ, बीच में कंडीशन होती है, सही है। और तीसरा क्या होता है? स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चले, मैं 1 मिनट और खालिद का नाम लिख लूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से ये सवाल जवाब ना करता तो बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके तो नाम ही यहाँ पे एक्सपोज नहीं होते। खालिद अली नाम था, क्या नाम था? यस सर। खालिद अली। चलिए, हाँ, अब इसके बाद यहाँ ब्रेसेस बना देंगे और इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे। ये जो स्टेटमेंट अंदर लिखेंगे इसका नाम, एक खास जनरल वर्ड यूज किया था मैंने जी, कोई भी आंसर दे दे अंदर वाली लाइनों के लिए। इसको कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर चला जाएगा। बाहर ये है, इसके नीचे जो कुछ भी है वो बाहर है, यानी इन ब्रैकेट्स के बाहर जो कुछ भी है वो बाहर है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर, वरना बाहर। फिर कंडीशन इस ब्रैकेट पे आने के बाद बताया था कि ये वापस चला जाता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाता है। ये ब्रैकेट से खुद ब खुद ऊपर चला जाता है क्योंकि ये आइटरेटिव है, ठीक है। ये आपके फिर यहाँ से इंक्रीमेंट से फिर कंडीशन पे आता है, फिर कंडीशन ट्रू तो यहाँ आता है, वरना बाहर। ये जो इनिशियलाइजेशन है ये कितनी बार रन होता है? सर जितनी बार हमने वो कंडीशन दी होती है। जितनी बार कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं है। जिशान महमूद जितनी दफा कंडीशन ट्रू होगी इतनी दफा रन होगा। नहीं, इसका जवाब मुझे जिशान महमूद से चाहिए। जी, राबिका से कोई सवाल भी नहीं हुआ अभी। राबिका इरशाद। जी सर। जी राबिका, ये बताएं, ये जो इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट यहाँ लिखा है मैंने, ये कितनी बार रन होता है? जी सर, रिपीट करिएगा एक दफा। ये स्टेटमेंट कितनी आवाज बार? आ रही है सर?
आवाज आ रही है सर? आ रही है बिल्कुल। ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होता है? एक बार सर, एक बार। हाँ, ये एक बार रन होता है। जब फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं ना, उस वक्त ये रन होता है, अदरवाइज नहीं होता ये। जी जब मैं सर, एक फर्स्ट बार। टाइम लूप में आऊंगा एक बार रन होगा, ये बार बार नहीं होता। ये काम हाँ बार बार होता है। इंक्रीमेंट कंडीशन लूप, इंक्रीमेंट कंडीशन लूप, इंक्रीमेंट कंडीशन लूप, ये बार बार होते हैं। ये 3 काम बार बार होते हैं। और इनकी तरतीब भी याद रखें। पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन होती है, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी, फिर दोबारा इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन ट्रू तो फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू तो फिर बॉडी, और कंडीशन फॉल्स तो बाहर। तो लूप से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कंडीशन फॉल्स। अगर पहली दफा में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पहली दफा में बाहर चलाएगा, बॉडी रन भी नहीं होगा। बॉडी एक दफा भी रन नहीं होगा अगर पहली दफा में ही कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो मुझे ज़रा सा मोहलत दें, मैं राबिका का नाम लिख लूँ। राबिका, पूरा नाम क्या है? राबिका इरशाद। अच्छा भाई, अब कुछ लोगों के नाम अगर अभी भी नहीं है ना इस लिस्ट में, तो वो जब रेज हैंड कर ले। मैं नाम पढ़ रहा हूँ, देखो। नेहा का नाम इस लिस्ट में है, अरसलान का है, सद्दाम तुफैल का है, अब्दुल मुइस का है, अहमद जहरा का है, हफ्सा, जवाद अहमद, मोहम्मद अरसलान, महर जवाद, मोहम्मद तलहा, सुहेल, मोहम्मद हसन, ख्वाजा इब्राहिम, सैयद शहीर अहमद, राहिल शकील, वसीम अब्बास, खालिद अली और राबिया इरशाद। लेकिन वसीम अब्बास का नाम के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि आज इतने अच्छे जवाब नहीं दिए वसीम अब्बास ने। अगली दफ़ा तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। हाँ भाई, किसी का नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा है? ठीक है, नेक्स्ट अच्छा टाइम पहले की तरह ही देंगे जवाब। अच्छा, अब ये बताएं, किसी का नाम रह गया है जो लिस्ट में नहीं आया, वो भी अपनी सीपी बढ़ाना चाहता है, तो रेज हैंड कर ले। सर मेरा नहीं आया। कौन है? जैन? यस सर। जैन का नाम तो है शायद। सर मेरा नाम भी नहीं है। एक मिनट। सर मेरा भी नहीं है। एक मिनट, जैन का नाम लिख लूँ। और कांचन, कांचन तुमने आंसर दिया था? नहीं दिया था सर कंचन, सर मैंने तो दिया था आंसर। क्या था? बता दो, मुझे याद दिला दो। जीशान महमूद का नाम था, तो नहीं था। सर मेरा ऐड हो गया क्या? हाँ, जैन का तो कर लिया मैंने, लेकिन मुझे कंचन का नहीं याद आ रहा था कि भाई क्या जवाब दिया था इन्होंने। मुझे तो याद आ रहा था। सर मेरा नाम भी नहीं है लिस्ट में। क्या नाम है बताएं? सोलिहा आमिर। सोलिहा, क्या जवाब दिया था आपने? सर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के नेम। अच्छा, सोलिहा आमिर, ठीक है। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली और कंचन से एक एक सवाल करके इनके नाम लिख लेंगे। अच्छा, एरेस क्या होते हैं सैयद मोहम्मद अली? अरे में और वेरिएबल में फ़र्क बता दें। सर नहीं, मैं सैयद मोहम्मद अली से सवाल पूछा है। सर मेरा नाम नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। एक मिनट सर एरे सेट ऑफ वर्ड्स होता है। नहीं, जिससे पूछा अभी वो, हाँ मोहम्मद अली दे दें, सही है। एक मिनट रुकें, हफ्सा का नाम ही कह रही नहीं है इसमें। है हफ्सा, तुम्हारा नाम है? हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं अली? बोला एरे सेट ऑफ वर्ड्स होता है। हाँ, और वेरिएबल? वेरिएबल सिंगल होता है वर्ड। वर्ड नहीं कहें बेटा, थोड़ा सा इसको इनकरेज Character. करने जा रहा हूँ।
इसको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, तुम कुछ जवाब देना चाह रहे हो, सही नहीं? एक कीवर्ड होता है। अच्छा देखो मोहम्मद अली, इसको यूं कहो कि एक डाटा रखने के लिए वेरिएबल बनता है और एक से ज़्यादा डेटा रखना है एक जैसा सिमिलर टाइप का, तो एरे बनता है। ठीक है, तो सेट ऑफ डाटा, सिमिलर डाटा, तो उसके लिए एरे बनाते हैं फिर आप। ठीक है, अच्छा ये तो इन्होंने अली ने आंसर दिया। और लीनियर एरे में और टू डायमेंशनल एरे में क्या फ़र्क है? जी कांचन। जी सर, क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार। लीनियर एरे में और टू डायमेंशनल एरे में क्या फ़र्क है? कोई एग्जांपल टू डायमेंशनल एरे की दे दें। सर किसकी एग्जांपल? लीनियर एरे। टू डायमेंशनल एरे। मैंने बहुत अच्छी मिसाल दी थी जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस एग्जाम्पल में। वैसे एक नाम ले देंगे अगर आप, मैं आपका जवाब सही तस्वर कर लूँगा। सिर्फ एक नाम बताना है आपको टू डायमेंशनल एरे की एग्जाम्पल में। सर टू डायमेंशनल एरे में स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट करते हैं। क्या चीज़ स्प्लिट करते हैं? नहीं कांचन, ये सही आंसर नहीं है। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ कांचन। स्विच का मुझे सिंटैक्स बता दें। स्विच कैसे लिखते हैं? ये स्विच लिखा हुआ है 8 नंबर पे। जैसे इन्होंने मुझे अभी फॉर का एक सिंटैक्स ये लिख के दिया था, ये इसी तरह से आप मुझे स्विच का सिंटैक्स लिख के बता दें, या बोल के बता दें। लिख के नहीं बताना तो बोल के बता दें। सर मैं लिख के बता दूं? वाइल का बता दें, चलें आसान कर देता हूँ। चलिए लिख के बता दें कांचन। टेक्स्ट में बता दें मुझे चैट बॉक्स पे। हाँ बेटा, लिखा? अच्छा, एक तो आयशा फारूक ने कहा है कि इनका नाम अभी तक हमने नहीं शामिल किया है। इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं, आयशा फारूक से। और वसीम अब्बास ने कुछ जवाब दिया है, और ये एक जवाब जो है वो जवाद अहमद ने भी दिया है, लेकिन कांचन ने या कंचन ने अभी तक नहीं दिया। मोहम्मद अली ने जवाब लिखा है स्विच, केस, ब्रेक। यावर ने कुछ लिख दिया, बॉडी ऑफ लूप, वाइल कंडीशन। ठीक है, अच्छा देखिए ये इन्होंने लिखा बॉडी ऑफ लूप कांचन ने, लेकिन इसका सही जवाब ये था वाइल का, कि वाइल लिखते हैं पहले और स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, कंडीशन लिखते हैं और फिर ब्रैकेट्स बना देते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आ जाता है बॉडी ऑफ लूप में, कंडीशन फेल होती है तो बाहर चला जाता है, और जब इस ब्रैकेट पे आता है तो कंडीशन के ऊपर वापस चला जाता है क्योंकि ये लूप है। तो ये कहलाता है सिंटैक्स, सिंटैक्स वाइल लूप का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और आज की क्लास में हमने बहुत अहम काम किया है, जिसमें हमने सारा रिवीजन कर डाला। अब तक जो कुछ भी पढ़ा था उस सब का रिवीजन हो गया ये। तो मेरे ख्याल से आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी, और जो जो चीज़ें भी रह गई थी वो भी हमारी यहाँ कवर हो गई होंगी, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है थोड़े थोड़े दिनों के बाद रिवीजन ज़रूरी होता है, तो वो रिवीजन यहाँ हो चुका होगा। आयशा फारूक नाम नहीं आया, वो मैं कर लेता हूँ। जी बोलिए, कौन बोल रहा है? सर ये एरे के बारे में
हाँ सर एरेस के बारे में बोलो अरसलान। सर ये सर मेरा उसके अंदर अपने नाम की स्पेलिंग आपने क्या लिखी हुई है आपके पास? बेटा आपकी आवाज़ ही सही नहीं आ रही। सर मेरे नेम की स्पेलिंग आपने क्या लिखी हुई है? अरसलान। आप टाइप करके बता दो कि आपका माइक सही काम नहीं कर रहा। सर वो कह रहे हैं मेरे नेम की स्पेलिंग क्या लिखी है, अपने नेम की स्पेलिंग पूछ रहे हैं अरसलान। अरसलान की स्पेलिंग तो यार वही है जो कॉमन स्पेलिंग है, मैंने कोई खास स्पेलिंग तो सर मेरी चेंज है थोड़ी ना, अक्सर वो एल से पहले ए लिख देते हैं। एल से पहले ए लिख देते हैं। नहीं लिखना सर, ए नहीं लिखना, ARSLAN। यार अच्छा अरसलान, अरसलान। यस सर। तो क्या दो लोग हैं ऐसे ही अरसलान के नाम के? नहीं एक ही सर है। ये अकेले ही हैं। परेशानी की बात नहीं है अरसलान, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी अरसलान है, तो मैं उसकी अच्छा। स्पेलिंग अरसलान ही लिखता हूँ, SALAN, तो वही लिख रहा हूँ। अगर दो होते ना तो परेशानी होती कि भाई कंफ्यूजन हो जाएगा कि मेरे नाम की जगह CP किसी और को ना चली जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहरहाल अच्छा किया तुमने, नाम की स्पेलिंग का आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ग्रेड शीट्स में और इधर उधर कहीं ऐसा हो कि स्पेलिंग गलत हो गई, बाद में प्रॉब्लम्स यस क्रिएट सर, हो। ICT वाले सर ने यही बताया था कि अपने नेम की स्पेलिंग ये वो हमेशा करेक्ट बहुत अहम होती है अरसलान, ये सही कह रहे हो तुम। लेकिन ये कि जी सर। मैं CP लिखते वक्त अगर अरसलान की कोई भी स्पेलिंग लिखूंगा तो जाएगी तुम्हारे खाते में, क्योंकि और कोई नाम ठीक है सर। सही। अच्छा एक सवाल अभी मुझे एक ने कहा है, आयशा फारूक ने कहा है, इनसे कुछ सवाल नहीं पूछा हमने। आयशा ये जो 2 डायमेंशन वाला अगर सवाल का जवाब दे देंगी तो मैं काउंट कर लूँगा। 2 डायमेंशनल अरे की एग्जांपल कोई भी दे दे इस सवाल का जवाब। 2 डायमेंशनल अरे की एग्जांपल जो मैंने एक एग्जांपल उससे ली थी, जो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ से दी थी। हिंट भी दे दी अब तो मैंने। कार्ड्स की दी सर। जी खालिद। यस सर। हाँ क्या कह रहे हैं खालिद? सर कार्ड्स की एग्जांपल दी थी, कार्ड्स की नहीं दी थी। पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने ये लफ्ज कहा, देखो हिंट देने के लिए कहा। यस सर, एक्सेल की आपने दी थी जिसके अंदर हम लोग जो है कॉलम रो ये सब जो है पहले से डिसाइड करते हैं और कौन सा बॉक्स नंबर। ये एक्सेल की जो एक शीट है ये 2 डायमेंशनल एरे है। यस सर। अभी तक तो हम यूं बनाते हैं ना, ये एक एरे यूं बनाते हैं, यहाँ रख दिया Yes, A, यहाँ रख दिया B, यहाँ रख दिया C, यहाँ रख दिया X। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1 2 3 4 5, और यहाँ रोज होती हैं, रो 1 2 3 4 5, रो 2 रो 3 होती हैं 0 1 2 3 4 5। ये लीनियर अरे है, ये 2 डायमेंशन है, इसमें रो और कॉलम होती है। यहाँ एक सेल्स होते हैं, ये यहाँ एक नाम रख दूँ अमजद, अमजद का एड्रेस, अमजद का फ़ोन नंबर, अमजद की सारी डिटेल्स, फिर इसके बाद अरसलान का एड्रेस, अरसलान का फ़ोन नंबर, अरसलान की डिटेल्स, इस तरह ये सारी। तो ये 2 डायमेंशनल है, इसमें रोज़ और कॉलम होती हैं, इसमें सिर्फ रोज़ होती हैं, कॉलम एक होता है, एक कॉलम होता है, रोज़ होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे रोज़ भी होती हैं कॉलम भी होते हैं, इसे 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। और ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अगर मैं वर्कबुक देखूंगा तो 3 डायमेंशनल है, ये आप देखते हैं वर्कबुक, एक शीट ये रही सामने नजर आ रही है, एक शीट इसके पीछे चली गई, एक शीट और इसके पीछे चली गई, इसे वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक को अगर आप सोचेंगे ना तो ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ये डायमेंशंस हो गई। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और बाकी लोग भी तैयारी करें। जिन लोगों से आज सवाल जवाब इतने नहीं हो पाए या वो नहीं दे पाए, ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो हो सकता है मेरी तवज्जो ना गई हो, या हो सकता है आपसे सही जवाब ना आया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता एक रैंडम में सवाल पूछूं और किसी को भी उसका जवाब आ जाए, हो सकता है किसी और सवाल का जवाब आता हो, ये वाले का ना आता हो। तो आप तैयारी करें अच्छी तरह से, और अगली क्लास में शुरू में ही जब मैं कहूँगा ये सवाल जवाब करने हैं तो आप पहले ही हाथ उठा दें कि आपसे कर लें, क्योंकि जो लोग बार बार जवाब दे रहे होते हैं वो तो मुझे पता है, वो तो समझ में आ रही हैं चीज़ें उनको, लेकिन जो लोग कम जवाब दे रहे होते हैं वो अपने आप को हाईलाइट करें
ठीक है, अपने आप को एक्सपोज करेंगे, हाँ नहीं ये उनको भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 3-4 लोगों को ये चीज़ें आती हैं, सबको आती हैं चीज़ें, ठीक है। और आज की क्लास बहुत अच्छी सेंस से मुझे खुशी है कि बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा स्टूडेंट्स का, और 90% मैं कहूँगा कि सही जवाब आए हैं, ठीक है। 90% मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि स्टूडेंट ने अच्छे आंसर दिए हैं, तो इज़ अ वेरी गुड साइन। तो आज के लिए मैं ख़त्म करता हूँ क्लास को। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।